मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, वो किसको लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब तक का लेना चाहिए, और हम टर्म इंश्योरेंस लेते समय कौन सी गलतियाँ करते हैं, और एंड में हम कुछ टर्म इंश्योरेंस कंपनियों की बात करेंगे जहाँ से आप वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, सो अब शुरू करते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? तो इंश्योरेंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आपका जनरल इंश्योरेंस काइंड ऑफ आ गया, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस आ गया, वो सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। टर्म इंश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के अंडर आता है। ठीक है, अब टर्म इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, इसको डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो अगर आज मैं 30 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है, और मैंने आज टर्म इंश्योरेंस लिया और मैंने 30 साल के पीरियड के लिए लिया, तो मतलब 30 to 60 ईयर्स तक ये पीरियड कवर होगा, राइट। सो इस 30 सालों में अगर मेरी डेथ होती है तो मेरे परिवार वालों को पैसा मिलेगा। अगर इस 30 सालों में मेरी डेथ नहीं होती है तो मेरे परिवार वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने 30 to 65 ईयर्स तक का इंश्योरेंस लेके रखा है, तो अगर 65th में या 64th ईयर में या 63rd ईयर में अगर मेरे को कुछ होता है, मेरी डेथ होती है, तो मेरे परिवार वालों को पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मेरी 67th एज में डेथ होती है तो मेरे परिवार वालों को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी पॉलिसी कब खत्म हो गई? 65th ईयर में खत्म हो गई। सो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस मेरे परिवार वालों को प्रोटेक्ट करेगा फाइनेंशियली अगर मैं नहीं हूं तो। अब टर्म इंश्योरेंस किसने लेना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस उन्हीं लोगों ने लेना चाहिए जिसके ऊपर उनका परिवार डिपेंडेंट है। मान लो अगर मैं मेरे घर की अकेली अर्निंग मेंबर हूँ, मेरे ऊपर पूरा मेरा परिवार डिपेंडेंट है, तो उस सिचुएशन में मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर मैं हूँ और मेरा हस्बैंड है, हम दोनों के ऊपर पूरे फैमिली डिपेंडेंट है, तो हम दोनों भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कोई भी फैमिली प्रेशर नहीं है, मतलब कोई भी बेसिकली डिपेंडेंट नहीं है, मॉम डैड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और शादी भी एज सच हुई नहीं है, तो उनको एज सच टर्म इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। टर्म इंश्योरेंस उन्हीं लोगों ने लेना चाहिए जिसके ऊपर पूरी फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैं कितनी एज तक का टर्म इंश्योरेंस लूँ? ठीक है, कोई बोलेगा आपको 60 तक लो, कोई बोलेगा 65 लो, कोई बोलेगा 100 तक ले लो। तो इसको समझते हैं। जैसे जैसे आप ज़्यादा एज का कवर लोगे ना, उतना प्रीमियम बढ़ते जाएगा। इसको समझते हैं। मान लो मैंने टर्म इंश्योरेंस अपनी 60 साल की उम्र तक का लिया, 30 to 60 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल। आपने 30 to 75 ईयर्स तक का लिया। ठीक है, सो ऐसे केस में क्या होगा ना कि मेरा जो प्रीमियम है वो आपके प्रीमियम से कंपैरेटिवली कम रहेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा एज का कवर लिया है। आपने 75 तक का लिया है, मैंने 60 तक का लिया है। तो जितना एज कवर आप बढ़ाते जाओगे उतना प्रीमियम आपका बढ़ते जाएगा। कुछ होल लाइफ पॉलिसीज होती है जो आपको 100 ईयर्स तक का कवर देती है, कि आपको जब भी आपके 60 to 100 या 100 ईयर्स तक में आपको आपकी डेथ कभी भी होगी तब आपके परिवार को पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने इंश्योरेंस उस एज तक लेना चाहिए जब तक आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं रहेंगे। इसको समझते हैं। मान लो आज आप 28 ईयर्स के हो, आपकी शादी या तो हो गई होगी या तो होने वाली है, या तो आप 31 ईयर्स के हो और आपकी शादी भी हो गई और बच्चे या तो होने वाले होंगे या तो हो गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में इसको ऐसे समझते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जब आप 65 ईयर्स तक हो जाओगे तो आपके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, या तो वो ऑलमोस्ट पढ़ाई हो गई रहेगी, जॉब ढूंढ रहे होंगे या जॉब पे लग गए होंगे। ठीक है, सो बेसिकली 65 ईयर्स तक आपको लगता है कि आपके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ओके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सो ऐसे केस में आपने जो टर्म इंश्योरेंस है वो 65 ईयर्स एज तक का ही लेना चाहिए। आप 100 ईयर्स, 80, 90 ईयर्स तक का लोगे ना, उसमें फालतू का प्रीमियम बढ़ जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो, एक ये समझ लो कि एक टाइम पे ना, एक एज के बाद ना आपके इंश्योरेंस का जो रिक्वायरमेंट है ना वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि 90 तक अगर आपको इंश्योरेंस से प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब आपने रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे से नहीं की है, क्योंकि ऑलमोस्ट 65 to 70 के आसपास ना बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको इंश्योरेंस की ऐसा ज़रूरत नहीं है। टर्म इंश्योरेंस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपको कब तक चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस है, जैसे नॉर्मली बच्चे डिपेंडेंस होते हैं और आपकी वाइफ या फॉर दैट मैटर हस्बैंड, तो अगर आपके ऊपर
कोई डिपेंडेंस है तो अगर उस पीरियड में, अगर जब तक वो लोग डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, और अगर आपको कुछ होता है, डेथ होती है, तो उनको पैसों की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए ही आपने इंश्योरेंस सबका करवाना चाहिए कि जब तक आपके ऊपर डिपेंडेंस है। उसके बाद अगर हस्बैंड है या वाइफ है वो तो फिर भी डिपेंडेंट रहेंगे, तो उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब आपने कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, मतलब आपका कितने का कवर होना चाहिए। सो ऐसा कुछ लॉ है नहीं, लेकिन ऐसा थंब रूल है कि आपने अपनी एनुअल सैलरी का 15 to 20 टाइम्स, आप 20 टाइम्स पकड़ो, एनुअल सैलरी का 20 टाइम्स आपने इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मान लो आपकी साल की सैलरी है 2 लाख रुपए, ठीक है, तो आपने 40 लाख तक का इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब आपको जो सम एश्योर्ड है वो 40 लाख तक का होना चाहिए। अच्छा, अब सम एश्योर्ड मतलब क्या होता है कि मान लो आपने 40 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो अगर 30 इयर्स के आप हो, आपने 60 तक आपने वो इंश्योरेंस लिया है, या फॉर दैट मैटर 65 तक लिया है, तो उस टाइम में अगर आपको कुछ होता है, अगर आपकी डेथ होती है, तो आपको, आपके परिवार वालों को 40 लाख रुपए मिलेंगे। अगर इस दौरान आपको कुछ भी नहीं होता है तो आपके परिवार को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हमने कब लेना चाहिए टर्म प्लान? देखो, जितना जल्दी लोगे उतना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यंग एज में जब आप लेते हो, आप जब 25 साल के 30 साल के आसपास रहते हो, तो आपको प्रीमियम बहुत कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना डेथ के चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, क्योंकि यंग एज में नॉर्मली डेथ के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको प्रीमियम बहुत कम पड़ता है। वहीं अगर आप 40-45 ईयर्स के हो और अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, टर्म प्लान ले रहे हो, तो 25 to 30 ईयर्स के कंपैरिजन में, अगर एक इंसान है जिसकी उम्र 25 साल है, एक इंसान है जिसकी उम्र 40 साल है, तो उस 40 साल वाले को थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, 25 साल वाले को प्रीमियम कम रहेगा। तो जितना जल्दी आप ले सकते हो उतना अच्छा होगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि इसका प्रीमियम जो है लॉक हो जाता है। मतलब क्या, आपने 25 ईयर्स की एज में लिया तो आपने जल्दी लिया, तो इसके वजह से प्रीमियम आपको कम पड़ा कंपैरेटिवली, ठीक है। जितना जल्दी लोगे उतना प्रीमियम कम, और वो प्रीमियम लॉक हो जाता है। 25 ईयर्स में आपने लिया, आपको प्रीमियम कम पड़ा, अब आपने 65 ईयर्स तक का लिया तो वही प्रीमियम कंटिन्यू होगा, तो वो प्रीमियम लॉक हो जाता है। अब मैंने आपको बोला था कि आप, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो आप इंश्योरेंस मत लो। तो नॉर्मली 25-26 साल में किसी की शादी नहीं होती है, और एज सच कोई डिपेंडेंस नहीं होते हैं, लेकिन पेरेंट्स नॉर्मली डिपेंडेंस होते हैं 25 to 26, जनरल बात कर रही हूँ। तो ऐसे केस में क्या इंश्योरेंस आपने लेना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर एज सच कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो पहली चीज़ ये कि अगर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर 25-26 साल में, तो आपने इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपको उनकी टेंशन एज सच है नहीं, फाइनेंशियली आपको उनकी टेंशन नहीं है, लेकिन अभी 1-2 साल में या 2-3 साल में आपको लगता है कि आपकी शादी हो जाएगी या आपके डिपेंडेंस आगे आने वाले हैं कुछ 2-3 साल में, तो भी आप 25-26 में आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। जितना जल्दी लोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं राइडर्स की। देखो, मैंने आपको क्या बोला, टर्म इंश्योरेंस में अगर 30 में आपने लिया, 60 तक आपने लिया, इन 30 सालों में आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपकी डेथ नहीं हुई, तो आपके परिवार वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ इस केस में मेरी डेथ तो नहीं हुई, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से शायद मैं आगे काम ना कर पाऊँ, ठीक है। सो उस केस में मेरी डेथ तो नहीं हुई है, तो मुझे टर्म इंश्योरेंस तो पैसा नहीं देगा, क्योंकि मेरी डेथ नहीं हुई है, लेकिन अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आगे कुछ काम कर पाऊँ। सो उस केस में आपने जो एक राइडर लेना चाहिए वो है डिसेबिलिटी राइडर, कि इस केस में अगर मुझे कुछ होता है कि मैं परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो उस केस में आपको पैसे मिलेंगे, एक डिसेबिलिटी राइडर। सेकेंड राइडर जो आपको लेना है वो है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस राइडर का मतलब क्या होता है, ये जो क्रिटिकल इलनेस मतलब जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है, जैसे कैंसर और बहुत जो बड़ी बीमारियां होती है उसको क्रिटिकल इलनेस बोलते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे राइडर मतलब राइडर मतलब क्या, कि जो आपका टर्म प्लान है ना उसमें आप एडिशनल राइडर ले रहे हो, एक डिसेबिलिटी राइडर हो गया और सेकंड क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो इस केस में क्या होता है ना, जैसे आपको क्रिटिकल इलनेस अगर मैंने बोला तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस याद आएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है ना, कि मान लो हेल्थ इंश्योरेंस आपका है और आपका उसमें क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है, तो उस केस में क्या होता है ना, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको जितना आपका बिल आता है हॉस्पिटल में वो उतना चुका देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस में जब आप क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेते हो, तो इस केस में जैसे ही आपको वो बीमारी डिटेक्ट हुई, जितना
इलनेस का राइडर लिया है, 10 लाख 20 लाख जितने का भी आपने एड ऑन करवाया या राइडर लिया है, उतना पैसा वो बीमारी डिटेक्ट होते ही आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस को इससे कोई लेना देना नहीं है कि हॉस्पिटल बिल का कितना खर्चा आया, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको डिटेक्ट हुई बीमारी, वो अगर वो जो उनके 30 to 35 क्रिटिकल इलनेसेस मेंशन होते हैं, उस 30 to 35 बीमारियों में से, बड़ी बीमारियों में से अगर कुछ होता है तो आपको वो जो जितने का आपने क्रिटिकल इलनेस लिया है उतना पैसा सीधा दे देंगे डिटेक्शन पे, ठीक है। इनको ये जो टर्म इंश्योरेंस में जो राइडर है क्रिटिकल इलनेस का, इंश्योरेंस कंपनी को बिल कितना आया, हॉस्पिटल बिल कितना आया, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अब अपन बात करते हैं ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपने टर्म इंश्योरेंस खरीदने से पहले देखने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये आपने कंपनीज का देखना चाहिए, जिससे भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो उस कंपनी का या उस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, ये आपने देखना चाहिए। इसको समझते हैं, मान लो वो इंश्योरेंस कंपनी से 100 लोगों ने इंश्योरेंस खरीदा, 100 लोगों की डेथ हो गई। अब इनमें से कितने लोगों को कंपनी ने क्लेम दिया, मतलब कितने लोगों को पैसा दिया, क्योंकि डेथ हो गई तो कंपनी ने उनके फैमिली को पैसा देना चाहिए, तो उन 100 में से कितने लोगों को कंपनी ने पैसा दिया। तो मान लो अगर 98 लोगों को कंपनी ने पैसा दिया, तो मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया 98%। तो अच्छी कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमेशा 95% के अबाव होता है, तो आपने भी ये चेक करना चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% के अबाव है, पहली चीज़ ही। सेकेंड चीज़, क्या सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए? नहीं, अब यहाँ पर आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी देखना चाहिए। अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 लोगों ने इंश्योरेंस लिया, 100 लोगों की डेथ हो गई। अब इस केस में अगर मान लो जो छोटे छोटे इंश्योरेंस नहीं होते, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, ठीक है, ये तो कंपनी ने चुका दी, लेकिन जो करोड़ों वाले अमाउंट है वो उसको कंपनी ने चुकाया नहीं। तो छोटे छोटे जो क्लेम्स है अगर कंपनी चुका दे रही है और जो बड़े बड़े क्लेम्स है वो कंपनी नहीं चुका रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे क्लेम्स कंपनी चुका दे रही है तो उस केस से सारे छोटे क्लेम्स कंपनी ने चुका दिए, तो उस केस में ना जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो बढ़ जाता है, राइट। सो जो बड़े क्लेम्स है उसको तो कंपनी ने चुकाया ही नहीं, या उसको तो पैसा दिया ही नहीं। 1 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वाले जो क्लेम्स है वो कंपनी ने दिए ही नहीं, लेकिन छोटे छोटे क्लेम्स कंपनी ने दे दिए और अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो बढ़ा दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपने अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी चेक करना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज़ है आपने क्लेम रिजेक्शन रेशियो भी देखना चाहिए। ये सारी जो तीनों चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये हम एंड में जो मैं आपको कंपनीज बताने वाली हूँ उसमें मैं चार्ट में आपको बताऊंगी सारे रेशियोज। क्लेम रिजेक्शन रेशियो भी देखना चाहिए कि कितने, क्योंकि कुछ क्लेम्स ऐसे हो सकते हैं कि अभी अंडर प्रोसेस है, ठीक है, जो हुए नहीं है, अंडर प्रोसेस है, तो और बाकी सारे क्लेम्स में से कितना क्लेम रिजेक्ट किया है, कितने क्लेम रिजेक्ट किए हैं कंपनी ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना हम कुछ मिस्टेक्स की बात करते हैं जो हम टर्म इंश्योरेंस लेते समय कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती जो है, हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते। हमें फॉर्म में वो सब कुछ पूछते हैं कि आप अल्कोहल लेते हो या आप स्मोकर हो या आपको कोई बीमारी थी या आपको कोई बीमारी है, ये सब कुछ वो पूछते हैं और हम उनसे छुपाते हैं। कभी वो इंटेंशनली होता है, कभी वो अनइंटेंशनली होता है कि जाओ यार, इनको क्या पता चलेगा, लेकिन उनको सब कुछ पता चल जाता है। और जब क्लेम की बारी आती है ना, तो क्लेम में फिर ये सारी चीज़ें वो लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और क्लेम में जब उनको ये सब चीज़ें पता चलती है, वो पता चलती ही हैं, तो वहाँ पर ना क्लेम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपकी ये जो गलतियाँ हैं अनइंटेंशनल या इंटेंशनल, ये क्लेम के समय ना आपके परिवार को इसका बहुत अफेक्ट होगा। सो प्लीज़ आप सारी डिटेल्स जो भी हैं, आपको कोई बीमारी है, कुछ भी छुपाइए मत। डॉक्टर्स, लॉयर्स और इंश्योरेंस वालों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सेकेंड गलती हम ये करते हैं कि हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान ले लेते हैं। इसको समझते हैं। नॉर्मल प्लेन टर्म प्लान कैसे काम करता है कि आपने 30 साल की उम्र में प्लान लिया, 60 तक अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हर साल प्रीमियम दोगे, कुछ नहीं हुआ आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब आपके परिवार वालों को। लेकिन अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान लेते हो ना, तो इसमें क्या होता है ना कि 30 to 60 में अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ ना, आपके सारे प्रीमियम्स आपको वापस मिल जाते हैं। अगर आप ये प्लान ले रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पहली चीज़ कि नॉर्मल प्लेन टर्म प्लान के प्रीमियम अमाउंट जो होती है वो बहुत कम होती है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का अगर आप प्लान लोगे ना, तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, शायद डबल ट्रिपल प्लान्स और डबल ट्रिपल प्रीमियम होते हैं। तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। सेकेंड चीज़ ये कि आपको प्रीमियम तो रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आप ये सोचो आज मैं जो 1 रुपया दे रही हूँ प्रीमियम के तौर पे,
वो मुझे 30 साल बाद 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप देखिए कि आज के डेट में आप उनको प्रीमियम्स दे रहे हो, ठीक है, लेकिन वही प्रीमियम्स आपको 30 साल बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर ना बहुत टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो आज का जो 1 रुपया है 30 साल बाद वो 1 रुपया की वैल्यू बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो रिटर्न ऑन प्रीमियम में ये सबसे बड़ी गलती है। हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए तो हमें ये लगता है कि भाई जितने मैंने प्रीमियम्स दिए उतने प्रीमियम्स मुझे वापस तो मिल गए, जितना मैंने पैसा दिया उतना पैसा मुझे वापस तो मिल गया, लेकिन आज के डेट पे आप वो पैसा दे रहे हो और वो पैसा आपको 30 साल बाद मिल रहा है। वही अगर आप वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो दे रहे हो रिटर्न ऑन, जैसे मैंने आपको कहा कि टर्म प्लान में कम प्रीमियम होता है और रिटर्न ऑन प्रीमियम में थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हो ना उसको निकाल के ना आप एमएफ में डाल दो, कोई भी म्यूचुअल फंड में डाल दो या उसको एफडी ही करवा लो, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं ना कि हम टर्म प्लान ना लेके एंडोमेंट प्लान में जाते हैं। अगेन ये भी वही गलती है कि टर्म प्लान में तो मेरे को कुछ मिलने नहीं वाला है, इससे अच्छा मैं एंडोमेंट प्लान में जाऊँ, मेरे को रिटर्न्स तो मिलेंगे। पहले आपने ये देखना चाहिए कि इंश्योरेंस से आपको पैसा नहीं कमाना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, हम एंडोमेंट प्लान्स में चले जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी हमारी होगी, हमको रिटर्न मिलेंगे। ये खिचड़ी मत कीजिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को ना मिक्स मत कीजिए। इस केस में आपको डेथ कवर भी कम मिलेगा और रिटर्न भी कम मिलेगा। तो ना अच्छा डेथ कवर मिल रहा है आपको, ना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, राइट। क्योंकि टर्म प्लान्स जो होते हैं ना उसका प्रीमियम बहुत कम होता है और डेथ कवर ज़्यादा होता है, आप प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हो, राइट। एंडोमेंट प्लान में ना आपको डेथ बेनिफिट जो है या जो डेथ कवर है वो ज़्यादा नहीं मिलता है। मान लो 1 करोड़ का अगर टर्म प्लान है तो 14-15 हज़ार में साल का आपको 1 करोड़ का डेथ कवर मिल जाएगा, लेकिन वही अगर आप एंडोमेंट प्लान लेने जाओगे ना आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा उसी 1 करोड़ के डेथ कवर के लिए। तो एंडोमेंट प्लान में ना डेथ कवर अच्छा नहीं मिलता, ना ही डेथ कवर अच्छा मिलता है, ना ही रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एंडोमेंट प्लान में अगर हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार डेथ कवर तो इसका अच्छा है नहीं, अगर मुझे 1 करोड़ का डेथ कवर चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम देना पड़ रहा है, इससे अच्छा रहने तो मैं एंडोमेंट प्लान तो लेता हूँ लेकिन डेथ कवर ज़्यादा नहीं लेता, प्रीमियम मेरा कम रहेगा। तो अगर आपको डेथ कवर ज़्यादा ही चाहिए तो टर्म प्लान कौन से बुरे हैं, अच्छा डेथ कवर मिलेगा टर्म प्लान में कम प्रीमियम में, ठीक है। और वही एंडोमेंट प्लान में जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप एमएफ में डाल दो, क्योंकि टर्म प्लान में तो कम प्रीमियम है, ठीक है। मान लो आप एंडोमेंट प्लान में 25,000 दे रहे हो, ठीक है, साल का 25,000 दे रहे हो, और वही टर्म प्लान में अगर आप टर्म प्लान देखोगे तो साल का 15,000 है। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 जो आप वहाँ दे रहे हो इससे अच्छा तो वो आप एमएफ में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो एंडोमेंट प्लान से दूर रहिए, यूलिप से दूर रही है, मनी बैग से दूर रही है, इससे आपको कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिए। इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान्स आर बेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके पास बहुत सारे दूसरे तरीके हैं आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब मैं आपको वो कंपनीज के नाम बताती हूँ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है जहाँ से आप टर्म प्लान ले सकते हो। तो HDFC लाइफ, टाटा AIA, LIC और मैक्स लाइफ, इन चारों का आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो भी दिख रहा होगा, क्लेम अमाउंट वाइज सेटलमेंट रेशो भी दिख रहा होगा। और एक्चुअली HDFC लाइफ, टाटा AIA और LIC का अगर आप देखोगे ना तो क्लेम रिजेक्शन रेशो जो है वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैक्स लाइफ का अगर आप देखोगे तो क्लेम रिजेक्शन रेशो ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसको 4th नंबर पे रखा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो HDFC लाइफ, टाटा AIA, मैक्स और LIC ये मुझे चारों भी अच्छे लगते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि प्रीमियम कहाँ थोड़ा बहुत अच्छा आपको प्रीमियम मिल रहा है, थोड़ा कम प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी वाइज और बाकी सब का अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो ये चारों टर्म इंश्योरेंस, ये चारों कंपनियां जहाँ से आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो वो मुझे अच्छा लगता है। प्रीमियम आपको LIC का ज़्यादा दिखेगा बिकॉज LIC अगेन उनके प्रीमियम ज़्यादा ही होते हैं। सो इन चारों में से आपको जो अच्छा लगता है आप वहाँ से टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन अगर आपके ऊपर डिपेंडेंस हैं तो प्लीज़ आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिएगा। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड नमस्ते।